नमस्कार दोस्तों, आईएसपीसी जून में आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इडुटेरिया के द्वारा जो ये न्यू टेस्ट सीरीज आया है 17वीं पीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो ये दोस्तों टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न जो है ऐसे हैं जो डायरेक्ट आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं इसका नाम भी दिया गया है अभ्यास सीरीज। तो इसलिए हम लोग जो है सारे जितने भी अभ्यास सीरीज है लगभग 10 मॉडल टेस्ट है, तो इस 10 को हम लोग जो है प्रत्येक दिन एक एक करके सॉल्व कर लेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग जो है दृष्टि आईएएस का टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। ये दोनों दोस्तों मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है टेस्ट सीरीज, तो ये दोनों जरूर सॉल्व कीजिए और इस दोनों को सॉल्व करके ही आप एग्जामिनेशन देने जाइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। और हाँ, इसमें आपका कितना प्रश्न सही होता है दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, वहीं पे मैं वीडियो को पीडीएफ को प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज का पहला प्रश्न दोस्तों कि रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्दों के आधार पर कीजिए। भारत में सबसे प्राचीन और पठनीय शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक के हैं। ठीक है, वे आमतौर पर ईसा पूर्व 3री शताब्दी में डैश ए लिपि और डैश बी भाषा में लिए गए थे। ठीक है, कौन से लिपि और कौन से भाषा में लिए गए थे। तो इसका जो सही उत्तर देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों इसे मैं टिक आउट करता चलूंगा। ठीक है, और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राह्मणी लिपि और प्राकृत भाषा। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 नवपाषाणकालीन बस्तियां तथा सूची 2 अवस्थिति को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। यदि मैं बात करूं यहाँ पे दोस्तों तो चिरांद जो है ये कहाँ पे है, तो चिरांद अपना बिहार में है, याद रखेंगे चिरांद कहाँ है, बिहार में है। बुरजहोम जो है दोस्तों, बुरजहोम कश्मीर में है। ओके, बुरजहोम कश्मीर में है। कोल्डिहवा जो है ये कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में है। उतनूर जो है दोस्तों याद रखेंगे, उतनूर जो है वो आंध्र प्रदेश में है। उतनूर को जो है उतनूर या उत्तनूर कहा जाता है, याद रखेंगे। और पिकलीहल जो है ये कर्नाटक में है। तो इस प्रकार जो इसका सही मिलान हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा 3 4 1 2 5, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है मोहनजोदड़ो, जो जिसको कि मोहनजोदारो भी कहते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त महान स्नानागार का परिणाम क्या था। ठीक है, उसका जो परिमाप था ये क्या था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो आपको पता होगा कि इसका जो लंबाई था वो 11.88 मीटर क्या था, लंबाई था। ठीक है, 7.01 मीटर चौड़ाई था और 2.43 मीटर क्या था, गहराई था। तो इस प्रकार जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस धातु युग से संबंधित मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता जो दोस्तों किस धातु युग से संबंधित मानी जाती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, कांस्य युगीन। कैसी थी, कांस्य युगीन, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो है वो कांसे का प्रचलन था, तांबा का प्रचलन नहीं, तांबा का प्रचलन था लेकिन बहुत बाद में आया था, और उसके बाद लोहा का प्रचलन नहीं था। लोहा का प्रचलन जो है दोस्तों वो वैदिक एज में आता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका, इसलिए इसको जो है कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद के किस अध्याय में आया है, शूद्र शब्द। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 10वें वर्ग में। किसमें आया है, 10वें अध्याय में आया है, याद रखेंगे शूद्र का उल्लेख। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है, जनपद शब्द। तो जनपद शब्द जो है दोस्तों इसका पहली बार उल्लेख मिलता है ब्राह्मण ग्रंथों में। किसमें मिलता है, ब्राह्मण ग्रंथों में जो है जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 7 नंबर हमारा प्रश्न है कि जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, और उपरोक्त में से कौन से कथन सही दिया गया है। तो पहला दिया गया है कि जैन धर्म के सिद्धांतों के प्रचार के लिए पाली भाषा को अपनाया गया था। देखिए जो पहला प्रश्न दोस्तों ये गलत है। ठीक है,
ये जो है पाली को अपनाया नहीं गया था, यहाँ पे प्राकृत को अपनाया गया था। तो पहला कथन हमारा गलत हो जाता है। दूसरा कथन जो है दोस्तों ये है कि अधिकांश जैन धर्म से जुड़े साहित्य की रचना अर्धमागधी में किया गया है। तो ये कथन सही है। फिर है कि 6ठी शताब्दी में पाटलिपुत्र में जैन ग्रंथों के संकलन का काम पूरा किया गया था। देखिए तीसरा भी कथन जो है दोस्तों ये गलत है। ठीक है, ये पाटलिपुत्र में नहीं किया गया था बल्कि बल्लभी गुजरात में किया गया था। तो यहाँ पे पाटलिपुत्र ये गलत दे दिया है। तो तीसरा भी कथन हमारा गलत हो जाएगा, पहला भी गलत था। और चौथा है कि जैन धर्मावलंबियों ने कन्नड़ भाषा के विकास में पर्याप्त योगदान दिया है, ये कथन सही है। तो दूसरा और चौथा सही है, बाद बाकी गलत है। तो दूसरा चौथा सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित होने वाली प्राचीनतम भारतीय साहित्य ग्रंथ कौन सा था? ठीक है, तो जो प्राचीनतम ग्रंथ था दोस्तों, यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित होने वाला जो प्राचीनतम भारतीय ग्रंथ था वो था अभिज्ञान शकुंतलम। किसका है? ये जो है अभिज्ञान शकुंतलम में कालिदास के द्वारा लिखा गया है, याद रखेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन जो है सत्य दिया गया है? तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो पहला दिया गया है दोस्तों कि कौन से कथन सही है? तो पहला कि पाल शासक धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। देखिए पहला ही कथन जो है दोस्तों ये गलत है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 5वीं शताब्दी में गुप्त शासक कुमार गुप्त ने किया था। कुमार गुप्त प्रथम, याद रखेंगे। तो यहाँ पे धर्मपाल जो दे दिया है ये गलत है, कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। तो पहला कथन हमारा गलत हो जाता है। दूसरा है, पाल शासक देवपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। दूसरा भी कथन जो है दोस्तों ये गलत है, क्योंकि इसकी जो स्थापना दोस्तों ये धर्मपाल ने किया था, देवपाल ने नहीं बल्कि धर्मपाल ने किया था। तो दूसरा भी कथन हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तीसरा है, पाल शासक बौद्ध मत के संरक्षक थे, ये सही है। फिर है, पाल शासकों ने ब्राह्मणों को खूब दान दिया था, ये भी कथन सही है। यानी कि तीसरा और चौथा क्या है हमारा? तीसरा और चौथा सही है और पहला दूसरा गलत था। तो इस प्रकार सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस चोल शासक ने गंगई कोंड चोल यानी गंगा का चोल विजेता की उपाधि ग्रहण की थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम ने। किसने? राजेंद्र प्रथम ने जो है ये गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की थी। ओके, नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक का मूल नाम उलुग खां था? दिल्ली सल्तनत के किस शासक का मूल नाम जो है वो उलुग खां था दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, बलबन का। किसका था? बलबन का नाम जो है दोस्तों वो उलुग खां था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सूची 1 सल्तनत कालीन विभाग तथा सूची 2 कार्य को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि दीवान ए बंदगान, तो दीवान ए बंदगान क्या था दोस्तों? तो दीवान ए बंदगान जो था ये दास विभाग था। क्या था? दास विभाग था, याद रखेंगे, दास विभाग। नेक्स्ट है दीवान ए ईशा, तो दीवान ए ईशा जो था वो राजकीय पत्राचार का काम करता था। ओके, दीवान ए अर्ज जो था ये सैन्य विभाग था। ठीक है, और दीवान ए रिसालत जो था ये धार्मिक प्रबंधन से जुड़ा हुआ था। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन ए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन यहाँ पे सत्य दिया गया था? पहला है कि मीर बख्शी मुगल कालीन साम्राज्य की गुप्तचर और सूचना सेवाओं का प्रमुख होता था। बिल्कुल पहला कथन सही दिया गया है। दूसरा है, मुगल काल में गुप्तचर अधिकारी को वाक्यान्विश कहा जाता था। देखो, गुप्तचर जो अधिकारी होता था उसको बरीद कहा जाता था। ठीक है, तो दूसरा कथन क्या है? गलत है। फिर है, मुगल काल में सूचना अधिकारी को बरीद कहा जाता था, ये गलत है। सूचना अधिकारी को वाक्यान्विश कहा जाता था, तो यहाँ पर ये भी गलत है। तो दूसरा और तीसरा गलत है, सिर्फ पहला कथन यहाँ पे सही दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पे सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चलिए सूची 1 सूची 2 देख लेते हैं। तो पहला दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हरिहर द्वितीय। कौन था वो? हरिहर द्वितीय था। नेक्स्ट है, किस शासक के दरबार में अष्टदिग्गज कवियों को आश्रय प्रदान किया गया था?
तो ये कौन थे दोस्तों? तो ये थे कृष्णदेव राय। कौन थे? कृष्णदेव राय थे। ओके, फिर सी है, किस शासक के काल में यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था? तो अब्दुल रज्जाक जो है किसके समय में आया था? तो अब्दुल रज्जाक जो है दोस्तों ये आया था देवराय द्वितीय के समय में। याद रखेंगे, देवराय द्वितीय के समय में। नेक्स्ट है कि विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो ये किसके पास भेजे थे? तो ये भेजे थे, ये था कौन? बुक्का प्रथम। याद रखेंगे, बुक्का प्रथम। नेक्स्ट है कि गुगरी महल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुगरी महल। तो गुगरी महल की स्थापना जो है मानसिंह के द्वारा किया गया था। ओके, और जौनपुर नगर की स्थापना करने वाला शासक कौन था? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो इस प्रकार जो सही उत्तर हो जाएगा 3, 4, 1, 2, 6 और 5। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ भी सूची 1 सूची 2 दिया गया है। चलिए यहाँ भी हम लोग मिलान कर लेते हैं। ओके, तो पहला दिया गया है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार स्थापित कब किया था? तो पुर्तगालियों ने जो है गोवा पर अधिकार किया था दोस्तों 1510 में। कब किया था? 1510 में। फिर है, पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग यानी कि किला कोचिन में स्थापित किया था। तो कोचिन में स्थापित कब किया था? 1503 ईस्वी में। फिर है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को पुर्तगाली क्षेत्र के लिए भारत में प्रथम गवर्नर बनाया गया था। तो ये बनाया गया था दोस्तों 1505 में। याद रखेंगे। और लास्ट है कि पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी कब बनाया था? तो ये बनाया था याद रखेंगे 1530 में। ओके, तो इस प्रकार जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा 3, 1, 2 और 4। 3, 1, 2 और 4। तो इसलिए सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। तो सूची 1 में दिया गया है दोस्तों उत्तर मुगल कालीन राज्य, और सूची 2 में जो है वो संस्थापक दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसका मिलान कर लेते हैं। तो यदि मैं बात करूं बंगाल का, तो बंगाल के कौन थे संस्थापक? तो ठीक है, बंगाल का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो ये था मुर्शिद कुली खां। कौन था? मुर्शिद कुली खां था। ओके, अवध की बात करें तो अवध की स्थापना सादत खां या बुरहानुल मुल्क था। ओके, हैदराबाद का निजामुल मुल्क था, और मैसूर का हैदर अली था। तो आप इसे याद रख सकते हैं। इस प्रकार यहाँ सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न, बंगाल के निम्नलिखित नवाबों का शासन क्रम काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। कालक्रम को यहाँ पे सजाना है। सबसे पहले यदि मैं बात करूँ दोस्तों मुर्शिद कुली खां का, तो मुर्शिद कुली खां का जो शासनकाल था वो 1700 से 1727 था। 1700 से 1727 था, याद रखेंगे। उसके बाद अलवर्दी खां की बात करें तो अलवर्दी खां का जो था ये 1740 से 1740 से लेकर के 1756 तक था। ठीक है, 1756 तक था। सरफराज खां की बात करें तो सरफराज का 1739-40। ठीक है, और शाह सुजा की बात करें तो शाह सुजा का था ये था 1727-39। 1727 से 39, याद रखेंगे। तो इस प्रकार सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 4, 3 और 2। नेक्स्ट प्रश्न है, रिंग फेंस यानी घेरे की नीति का प्रणेता कौन था? घेरे की नीति, तो घेरे की नीति का प्रणेता जो था दोस्तों वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है फराइजी कौन थे? फराइजी जो थे वो कौन थे? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, उसको हम फराइजी कहते थे। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी क्रांति के नायक मंगल पांडे को कब फांसी की सजा दी गई थी? तो ये दिया गया था दोस्तों 8 अप्रैल 1857 को, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कथन 1 और कारण आर पर विचार करना है और कौन सा यहाँ पे सही है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया है कि कथन ए में है कि 19वीं शताब्दी के सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। बिल्कुल कथन सही है दोस्तों। कारण है
सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के जड़ में बुद्धिवाद, मानवतावाद तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। देखिए ये कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या भी है। तो इस प्रकार सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों। सूची 1 और सूची 2 से आपको यहाँ पे मिलान करना है। एक तरफ राजनीतिक संस्थाएं दिया गया है, दूसरी तरफ उसके संस्थापना वर्ष दिया गया है। चलिए देख लेते हैं। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के स्थापना कब होता है? तो ये होता है 1843 में। कब होता है? 1843 में। नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, तो इसकी स्थापना 1851 में। ओके। फिर बंग भाषा प्रकाशित सभा, तो बंग भाषा प्रकाशित सभा 1836 और बॉम्बे एसोसिएशन 1852। तो इस प्रकार जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 सूची 2। सूची 1 में दिया गया है विदेश में स्थापित क्रांतिकारी संगठन, तो सूची 2 में दिया गया है स्थान या केंद्र। ठीक है, तो सही यहाँ पे जो है हमको सुमेलित करना है। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो गदर पार्टी के स्थापना क्षेत्र कहाँ था? गदर पार्टी का, तो गदर पार्टी का सेंट फ्रांसिस्को कहाँ था दोस्तों? सेंट फ्रांसिस्को था। इंडिया हाउस की बात करें तो इंडिया हाउस लंदन ब्रिटेन में था। यूनाइटेड इंडिया हाउस की बात करें तो ये था सिएटल यानी कि यूएसए में। ठीक है, और स्वदेशी सेवक गृह की स्थापना कहाँ हुई थी? वैंकूवर यानी कि कनाडा में। ठीक है, तो इस प्रकार सही जो उत्तर हो जाएगा 3, 2, 4 और 5 होगा। 3, 2, 4 और 5 राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन से कथन जो है सही दिया गया है? ओके, चलिए देख लेते हैं। पहला दिया गया है कि एनी बेसेंट ने अप्रैल 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, देखिए जो पहला कथन है ये गलत है। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में, कब? सितंबर, यहाँ अप्रैल दे दिया है, याद रखेंगे। सितंबर 1916 में जो है दोस्तों वो होम रूल की स्थापना मद्रास में की थी। ये तो सही है। दूसरा है कि, तो इस प्रकार पहला कथन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। दूसरा है बाल गंगाधर तिलक ने अपनी इंडियन होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में की थी। ठीक है, तो ये भी गलत है। ये सितंबर में नहीं बल्कि अप्रैल में किए थे, अप्रैल 1916 में किए थे। तो दूसरा भी हमारा कथन क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा है कि तिलक ने अपनी पहली होम रूल मीटिंग जो है बेलगाम यानी कि कर्नाटक में की थी। ये सही है। ओके, तो पहला और दूसरा गलत है, सिर्फ तीसरा इसमें जो दिया गया है वो सही है। तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न है कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया था? पूर्ण स्वराज, तो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है दोस्तों वो दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पास किया गया था और उसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ही कर रहे थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न है कि 1939 में प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल का गठन निम्न में से किन राज्यों में किया गया? ठीक है, तो ये जो किया गया था दोस्तों, ये किया गया था बॉम्बे में। कहाँ कहाँ किया गया था? बॉम्बे में किया गया था, मद्रास में किया गया था, मध्य प्रांत में किया गया था और उड़ीसा में किया गया था। इसमें पंजाब और असम शामिल नहीं था। ओके, तो इस प्रकार जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1, 2, 4 और 5। नेक्स्ट प्रश्न है कांग्रेस कार्य समिति ने कब और कहां भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी थी? ओके, तो ये जो दिया गया था दोस्तों ये जुलाई 1942 वर्धा में दिया गया था। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। राजगोपालाचारी फॉर्मूला की यदि बात करें दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है ना, तो राजगोपालाचारी फॉर्मूला की यदि बात करेंगे तो ये आया था जुलाई 1944 में। ठीक है, जुलाई 1944 में, याद रखेंगे जुलाई 1944 में। ठीक है, बेबेल योजना की बात करें तो मई 1945, मई 45,
ये 45। शिमला सम्मेलन की बात करेंगे दोस्तों, तो शिमला सम्मेलन जून 1945, ठीक है, जून 1945। सरकारी दमन के विरोध में गांधी जी का उपवास किस दिनों का कब हुआ था, तो ये हुआ था 1942 में, ठीक है ना, यानी कि फरवरी 1942-43 में हुआ था, ठीक है, फरवरी 1943, फरवरी 1943। और पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था दोस्तों, तो पाकिस्तान दिवस मनाया गया था मार्च 1943, ठीक है, मार्च 1943। तो सही क्रम में यदि हम बात करें तो सही क्रम हो जाएगा 4, 5, 1, 2 और 3, ठीक है। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा 4, 5, 1, 2 और 3, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 कैबिनेट मिशन के सदस्य तथा सूची 2 उनका पद को सुमेलित करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो यदि मैं बात करूं दोस्तों लॉर्ड पैथिक लॉरेंस का, तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के कौन थे, तत्कालीन भारत सचिव थे, याद रखेंगे, भारत सचिव थे, ठीक है। एबी अलेक्जेंडर कौन थे दोस्तों, तो तत्कालीन नौसेना मंत्री थे, ठीक है, नौसेना मंत्री थे। और स्टेफोर्ड क्रिप्स की बात करेंगे तो क्रिप्स जो थे वो तत्कालीन व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो इस प्रकार सही जो उत्तर हो जाएगा वो होगा 1, 3 और 4, ओके, 1, 3 और 4, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नाक्युलर पेस्ट एक्ट के संबंध में असत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला दिया गया है कि अधिनियम जो है 1878 में देसी भाषाओं के समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करने हेतु लाया गया था, ये बिल्कुल कथन सही है। दूसरा है जिला दंडनायकों को देसी अखबारों के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दिया गया था, ये भी कथन सही है। तीसरा है अमृत बाजार पत्रिका कार्यवाही से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र में परिवर्तित हो गई थी, यह भी कथन सही है। चौथा है इसे 1883 में लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त किया गया था, ठीक है। देखिए ये कथन गलत है, 1883 में नहीं बल्कि 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा निरस्त किया गया था। तो चौथा यानी कि डी जो है ये गलत है, तो सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सरकारी आकारिक लक्षणों पर सरल आकारिक लक्षणों पर आधारित पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था, ओके। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अरस्तु ने। किसने किया था, अरस्तु ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि, तो अदरक तना है जड़ नहीं क्यों, तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, इनमें नोड और इंटरनोड होते हैं। क्या होता है इसमें, नोड और इंटरनोड होते हैं। देखिए ये नोड जो होता है, नोड एवं इंटरनोड का उपस्थित होने जो है होना तने का विशेष लक्षण होता है, ठीक है। चूंकि अदरक में ये संरचनाएं पाई जाती है अतः यह कहा जा सकता है कि अदरक क्या है, तना है, जड़ नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन या खनिज और एक तरह जो है अभाज्य रोग और विकार दिया गया है, ठीक है ना। तो उपरोक्त में से कितने में सही सुमेलित है, ओके। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं दोस्तों विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए तो ये किससे संबंधित होगा, क्षीणता दृष्टिहीनता से संबंधित होगा, राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। फिर विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है दोस्तों, बेरी नामक रोग होता है, पता होगा। विटामिन डी के कारण क्या हो जाएगा, स्कर्वी हो जाएगा, ठीक है ना। विटामिन डी कारण रिकेटस होता है, स्कर्वी विटामिन सी के कारण होता है, तो यहाँ रिकेटस हो जाएगा। फिर लौह के कारण क्या हो जाएगा, अरक्ता हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर जो सही की बात करेंगे दोस्तों, ओके, विटामिन डी रिकेटस और विटामिन बी बेरी, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों के चारों जो है ये सही है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, ओके। 34। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं दोस्तों कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है सही यहाँ पे मिलान क्या हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक का जीवाणुओं का विनाश, ठीक है, जीवाणुओं का विनाश। श्लेष्मल की बात करें तो श्लेष्मल जो हो जाएगा इससे हो जाएगा अमाशय के आंतरिक अस्तर को सुरक्षा।
जठर रोग से हो जाएगा क्या यहाँ पे दोस्तों, जठर रोग हो जाएगा, प्रोटीन का विघटन, और पीतरस हो जाएगा बसा पाचन में उपयोगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा 2, 4, 1 और 3। ठीक है, 2, 4, 1 और 3 राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। 35 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ मानव रोग दिया गया है, दूसरी तरफ जो है रोग कारक सूक्ष्म जीव दिए गए हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं यहाँ पे दोस्तों, ध्यान देंगे कि मलेरिया जो है दोस्तों किसके कारण होता है। ओके, मलेरिया की मैं बात करूं दोस्तों, ठीक है, मलेरिया प्रोटोजोआ, यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अच्छा ठीक है, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण ही, ये तो सही दिया गया है। ओके, हेपेटाइटिस से वायरस के कारण होता है, ये भी सही है। टाइफाइड जीवाणु के कारण होता है, ये भी सही है। खसरा जीवाणु देखिए दे दिया है यहाँ पे, ठीक है ना, खसरा जो हो जाएगा वो वायरस के कारण होता है, तो यहाँ पे डी दिया गया है, ये गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है इनविट्रो निषेचन यानी IVF के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, IVF के संदर्भ में, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग 36 को। तो यदि मैं बात करूं यहाँ पे दोस्तों कि इसके द्वारा शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन कराया जाता है, ये सही है। ओके, इस प्रक्रिया में ताजा अंडाणु एवं शुक्राणु का प्रयोग किया जाता है, ये भी कथन सही है। फिर निषेचन के बाद युग्मनज को 1 माह बाद माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये कथन जो है दोस्तों ये गलत दिया गया है। ओके, ये कथन क्या है, ये कथन जो है देखो गलत दिया गया है। ओके, फिर है कि इसका प्रयोग तब होता है जब स्त्री को अंडवाहिनी अवरुद्ध हो, ये सही है। तो सिर्फ गलत इसमें क्या है दोस्तों, इसमें गलत ऑप्शन सी है, क्योंकि इसमें 1 मंथ नहीं लगता, इसमें 1 वीक लगता है, यानी 7 दिन लगता है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी गलत है। 38 की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न, 37 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन का यहाँ भी चयन करना है। तो पहला कथन दिया गया है कि समसूत्री विभाजन में 4 नई कोशिकाएं बनती है। ठीक है ना, तो पहला कथन क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है ना, पहला कथन हो जाएगा गलत। दूसरा है कि अर्धसूत्री विभाजन में 2 समरूप संस्थीय कोशिकाएं बनती है, दूसरा भी गलत है। दोनों कथन क्या है दोस्तों, ये गलत दिया गया है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य के शरीर पाए जाने वाले तत्वों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, आरोही क्रम में यानी कि कम से ज्यादा की ओर। तो देखिए सबसे कम यदि पाया जाता है दोस्तों इसमें से, तो हाइड्रोजन की यदि बात करें तो हाइड्रोजन जो है दोस्तों वो 0.5%, कितना 0.5%। कैल्शियम की बात करेंगे तो कैल्शियम जो है दोस्तों वो 1.5%। नाइट्रोजन की बात करेंगे दोस्तों तो नाइट्रोजन पाया जाता है, ये होता है 3.3%। ठीक है, 3.3%। कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन 18.5%। ठीक है, और ऑक्सीजन जो पाया जाता है ये पाया जाता है 65%। तो ये क्रम सही है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, किस विटामिन को जो है वो हार्मोन माना जाता है। तो हार्मोन माना जाता है दोस्तों विटामिन डी को। ठीक है ना, विटामिन डी को जो है हार्मोन माना जाता है। इसके सर्जन में कैल्सीफेरोल पाया जाता है। ठीक है ना, तो इसे आप याद रखेंगे, इसलिए राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण है, अंतःस्रावी ग्रंथि के। ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण कौन कौन सा है, इसमें पीयूष ग्रंथि भी होगा, थायराइड ग्रंथि भी होगा और एंड्रिनल ग्रंथि होगा। लाल ग्रंथि जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि में नहीं आता है, तो इसलिए राइट आंसर 1, 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, 1, 2 और 4 राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मिलान करना है, सोचिए कुछ चीजों से मिलान करना है। एक तरफ जो है भौतिक राशियां दिया गया है, दूसरी तरफ एसआई मात्रक दिया गया है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो यदि मैं बात करूं यहाँ पे दोस्तों बल या आघूर्ण का, तो इसका क्या हो जाता है न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है एसआई मात्रक। ठीक है, यंग गुणांक की बात करेंगे तो यंग गुणांक का होता है न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव की बात करेंगे तो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, और धारा घनत्व की बात करेंगे तो एम्पियर पर
मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन, देख लेते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। ओके, तो देख लेते हैं। तो लोहे का अपेक्षिक घनत्व जो है पानी से अधिक होता है तथा पारे से क्या होता है, कम होता है। तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ सूची 1 में जो है ऊर्जा का रूपांतरण दिया गया है और सूची 2 में जो है दोस्तों ये युक्ति प्रक्रम दिया गया है। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पे मिलान कर लेते हैं। तो प्रकाशीय ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे, प्रकाशीय ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा से वैद्युत, तो ये हो जाएगा सौर सेल। कौन काम करता है, सौर सेल। फिर बात करेंगे वैद्युत से ध्वनि, तो वैद्युत से ध्वनि हो जाएगा दोस्तों लाउड स्पीकर। ठीक है, फिर बात करेंगे द्रव्यमान से ऊष्मा, तो द्रव्यमान से ऊष्मा हो जाएगा नाभिकीय रिएक्टर में। ओके, नाभिकीय रिएक्टर में। और रासायनिक से ऊष्मा एवं प्रकाश, तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ईंधन दहन। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध जो है 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 3.0 किलो ओम है तो दो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी 2.632 किलो ओम। ओके, नेक्स्ट है 45। कथन एक और कारण आ दिया गया है, तो इनमें से कौन सा सही है यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला दिया गया है कि दीर्घ दृष्टि दोष में पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दृष्टि पटल यानी रेटिना के पीछे फोकस होती है। ठीक है ना, तो कथन तो सही है, कथन सही दिया गया है। कारण है कि इस दोष को उपयुक्त क्षमता के अवसारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस का उपयोग कर संशोधित किया जाता है। कारण भी सही है, कथन सही है, कारण सही है, लेकिन व्याख्या इसका सही नहीं है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए पदार्थ की किसी एक लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। तो इसी प्रकार के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 1/2 तथा मोटाई 2 एम्पियर है। ठीक है ना, तो जब आप इसको निकालेंगे दोस्तों तो इसका जो सही उत्तर आ जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न युग्मों में गलत मिलान का चयन करना है। ठीक है ना, गलत मिलान का चयन करना है कि कौन सा इसमें जो है वो गलत है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। यदि यहाँ पे हम बात करें ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी, ये तो सही है। ठीक है, ओडोमीटर। फिर है क्रायोमीटर रॉकेट इंजन की क्षमता, ये कथन यहाँ पे जो है दोस्तों ये गलत दिया गया है। ठीक है ना, यहाँ पे एक कथन जो है वो गलत दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, क्रायोमीटर जो है निम्न ताप को मापता है, तो इसलिए बी यहाँ पे गलत है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 औद्योगिक प्रक्रम को सूची 2 किस उद्योग से संबंधित है का यहाँ पर जो है सही मिलान करना है। ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं। भंजन यहाँ पे हो जाएगा, याद रखेंगे, भंजन हो जाएगा पेट्रोलियम। ओके, पेट्रोलियम। प्रगलन की बात करेंगे दोस्तों, तो प्रगलन जो यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा ताम्र। हाइड्रोजनीकरण याद रखेंगे, हाइड्रोजनीकरण खाद्य वसा में, और वल्नीकरण हो जाएगा रबर में। ओके, तो इस प्रकार जो सही उत्तर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते हैं। फिनोल्फथलीन अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनता है दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है ना, फिनोल्फथलीन रंगहीन सूचक होता है जो अम्ल से अभिक्रिया कर अपने रंग में कोई परिवर्तन नहीं करता है, जबकि क्षार से अभिक्रिया कर गुलाबी रंग में बदल जाता है। तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, अधातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। ठीक है, तो देखिए पहला है कि सभी अधातुएं जो है ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती है, ये गलत है। फिर है सभी अधातुएं अनुनादन, ठीक है, अनुनाद रहित यानी अनुनाद रहित होती है, तो ये सही है। फिर सभी अधात्विक
तत्व आवर्त सारणी में पी ब्लॉक में होते, तो ये भी गलत है। केवल 2 सही है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बस दोस्तों इस पार्ट में 1 से 50 तक के प्रश्न को ही शामिल किए हैं, और अगले जो पार्ट आएगा इसका, इसमें हम लोग मतलब 51 से लेकर के 150 तक के प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सेकेंड पार्ट को भी जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।